गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, इसके पहले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास देखा था। अब हमें मॉलिक्यूलर मास की हमने दो डेफिनेशन देखी थी। दूसरी वाली डेफिनेशन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या है मॉलिक्यूलर मास की दूसरी वाली डेफिनेशन? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस की अगर हम सम करते तो हमें क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूल का मास मिल जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। पहली वाली डेफिनेशन जो थी वो साइंटिफिक थी। डेफिनेशन हमने वो भी लर्न की है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। इस रेशियो को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एटॉमिक मास की भी डेफिनेशन मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। द रेशियो ऑफ mass of one atom of the element to the 1/12 of mass of one carbon atom of C12 isotope is called as atomic mass। तो इस तरह से हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन को देखा था। अब देखिए, जो मॉलिक्यूलर मास की दूसरी डेफिनेशन है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या है दूसरी डेफिनेशन? द सम ऑफ atomic masses of all atoms present in one molecule of substance is called as molecular mass। अब देखिए, मॉलिक्यूलर मास हमने कुछ निकाला भी था। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, CH4 लिया था, H2SO4 लिया था, वाटर लिया था, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिए थे। अब और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मुड़ जाते हैं। देखो, आप सभी को ग्लूकोज मालूम है और ग्लूकोज का फार्मूला भी मालूम है। क्या है? C6H12O6। मतलब ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन से बना है, 12 हाइड्रोजन से बना है, 6 ऑक्सीजन से बना है। तो भाई 6 कार्बन एटम का मास कितना होगा? एक कार्बन एटम का मास होता है 12, तो 6 का कितना होगा? तो 12 6 72। तो टोटल 6 एटम का मास है 72। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12। एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 6 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? तो 16 6 कितना होता है? 96। अब हम इन सब एटम के मतलब 6 और 12 24 एटम हो गए टोटल यहाँ पे। तो 24 एटम के मासेस के हम सम करेंगे तो कितना आता है? देखो 180 आता ही है। तो 180 ये क्या है? मास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 180 टाइम्स एज हेवी एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। डू यू गॉट इट बच्चों? तो इस तरह से इस 180 इस नंबर का मतलब यह है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम के तुलना में 180 गुना क्या है? हेवी है। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं एटॉमिक मासेस की सम करके। कैसे भी निकाला तो वन एंड द सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl? बराबर है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl? ऐसा सवाल पूछा है आपको, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास निकालते वक्त हमें क्या करना पड़ता है? एटम के मासेस की सम करनी पड़ती है। अब जाहिर है कि HCl इज अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आई। अब हम उनको देख नहीं सकते तो फिर पहचान भी नहीं पाएंगे कि HCl में जो हाइड्रोजन है वो एक्चुअली हाइड्रोजन है कि ड्यूटेरियम है कि ट्रिटियम है, मालूम नहीं है हमें। क्योंकि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो है वो केमिकली तो सेम बिहेव करते हैं। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप है। एक क्लोरीन जो है उसका मास है 35 और एक क्लोरीन जो है उसका मास है 37। Chlorine has 2 isotopes, Cl35 and Cl37. Hydrogen has 3 isotopes, H11, H12 and H13. अब how many possible combinations are there? हो सकता है H11 Cl35 के साथ कंबाइन हुआ हो, HCl तैयार हुआ। ये भी हो सकता है कि H11 Cl37 के साथ कंबाइन हो सकता है कि H12 Cl35 के साथ कंबाइन हो सकता है कि H12 Cl37 के साथ कंबाइन
हो सकता है H13Cl35 के साथ कंबाइन हो या फिर 37 के साथ कंबाइन हो। मतलब यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है? 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। मतलब वी हैव 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ HCl मॉलिक्यूल। आप ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? HCl मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आइटम से, बराबर है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं भाई, एक है Cl35 और एक है Cl37। अब आइसोटोप यानी क्या हमारा हो चुका है, आपको मालूम है, फिर भी एक बार डेफिनेशन मेरे साथ आप बोल सकते हो। क्या डेफिनेशन? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर केमिकली सेम, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंडेंट है वही डिफरेंट रहती है, बाकी सब कुछ क्या रहता है? उनका सेम रहता है। आइसोटोप possess different physical properties, only those different physical properties which depends upon the mass। जो फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं है वो उनकी सेम ही रहती है। केमिकली तो एग्जैक्टली आइडेंटिकली बिहेव करते हैं। मतलब ये 35 वाला क्लोरीन एटम हो या 37 वाला क्लोरीन एटम हो, वो केमिकली एग्जैक्टली एक जैसा बर्ताव करता है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है भाई, H11, H12, H13। मैं वापस से लिख रहा हूं, वो थोड़ा सा मिक्स हो गया था, क्लियरली नहीं दिख रहा था। अब HCl मॉलिक्यूल इनसे ही तैयार होगा। अब अलग अलग पॉसिबिलिटी है, हम थोड़ी ना गवर्न करते हैं कि कौन से हाइड्रोजन ने कौन से क्लोरीन के साथ कंबाइन होना चाहिए। हम तो हाइड्रोजन लेंगे। अब जब भी हम हाइड्रोजन लेते हैं तो उनमें तीनों भी आइसोटोप आएंगे। जब हम क्लोरीन लेंगे तो हम तो बल्क में लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, तो उस क्लोरीन में ये दोनों भी क्लोरीन के आइसोटोप आएंगे। मतलब जब मैं हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने जाऊंगा तो मैं हाइड्रोजन लूंगा, क्लोरीन लूंगा, उस क्लोरीन में दोनों आइसोटोप मौजूद होंगे और हाइड्रोजन में तीनों आइसोटोप मौजूद होंगे। तो जो HCl मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे? हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर? तो देखो, हो सकता है ये इसके साथ कंबाइन हो और एक मॉलिक्यूल तैयार करे H1Cl35, बराबर है। हो सकता है H11 इसके साथ कंबाइन हो, दूसरा मॉलिक्यूल तैयार हो H11Cl37। मैं एटॉमिक नंबर नहीं दिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं वो एटॉमिक मास नंबर से ध्यान रखिए। हो सकता है ड्यूटेरियम इस Cl35 के साथ कंबाइन हो जाए और क्या तैयार करे? H2Cl35। हो सकता है ड्यूटेरियम इसके साथ कंबाइन हो जाए और क्या तैयार करे? H2Cl37। 2 पॉसिबिलिटी ड्यूटेरियम से, 2 पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन से। अब ये ट्रिटियम भी Cl35 के साथ रिएक्ट हो सकता है और क्या तैयार कर सकता है? एक और HCl, बराबर है, H3Cl35 वाला। हो सकता है कि ट्रिटियम इसके साथ कंबाइन हो जाए और क्या तैयार करे? H3Cl37। याद रखें, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये नंबर्स क्या है? एटॉमिक मासेस है। तो ये 3 टाइप के हाइड्रोजन और 2 टाइप के क्या है? क्लोरीन एटम्स हैं, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। और अगर हम इनको देखेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोटल HCl मॉलिक्यूल्स गेट फॉर्म? 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HCl मॉलिक्यूल गेट फॉर्म। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl? तो आप कहेंगे सर आप HCl का मॉलिक्यूलर मास हमें पूछ रहे हो, लेकिन पहले ये बताओ कि HCl में हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है, क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप है। जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बता पाओगे। क्योंकि अगर मैं HCl इनसे बना हुआ समझूंगा तो HCl का मॉलिक्यूलर मास होगा 36, अगर इनसे बना हुआ है तो 38, अगर इनसे बना है तो 37, अगर इनसे बना है तो 39, अगर इनसे बना है तो 38 और इनसे बना है तो कितना? 40। मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन उसके मॉलिक्यूलर मासेस अलग अलग मिल रहे हैं। अब कोई बताएगा 36 तो क्या वो बच्चा गलत है? नहीं, वो बोलेगा सर मेरा HCl H11 से Cl35 से बना है इसलिए मैंने मास आपको 36 बताया। कोई बोलेगा 38 है, कोई बोलेगा 37, कोई 39, कोई 38, कोई 40 बोलेगा। अब किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है ये यहाँ तय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब बच्चों ने कंसेप्ट बराबर लगाया और सब ने मॉलिक्यूलर मास भी बराबर निकाला। अब HCl मॉलिक्यूल, HCl गैस ढेर सारे मॉलिक्यूल से बना है, उसमें कितने टाइप के अलग अलग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? ये 6। अब हमें तो कैलकुलेशन करना है भाई,
कैलकुलेशन करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, मास तो एक ही लेना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूल एक है, मैटर एक का काइंड एक है, तो उसका मास भी एक होना चाहिए। फिर ये अलग अलग मासेस का इस्तेमाल करेंगे बच्चे। किसी ने 36 लेके कैलकुलेशन किया, किसी ने 39 लेके कैलकुलेशन किया, किसी ने 40 लेके कैलकुलेशन किया, तो क्या उन बच्चों के आंसर सेम आएंगे? सवाल एक ही होगा लेकिन बच्चों के आंसर अलग अलग आएंगे। अब इन तीनों बच्चों में से मैं किसको गलत कहूंगा? तीनों बच्चों का बराबर है। हो सकता है ये भी है, ये भी मास हो सकता है, ये भी मास हो सकता है, ये भी, तो तीनों बच्चों का बराबर है। लेकिन अब एक ही सवाल के ऐसे डिफरेंट आंसर आएंगे तो करेंगे क्या भाई? तो इसके लिए क्या करना है? अब ये सारे प्रॉब्लम की जड़ कौन है? आइसोटोप्स है। और आइसोटोप की वजह से ये डिफरेंट मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल तैयार होने की वजह से इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। अब हम करें तो क्या करें? अब इसके लिए हमें एक आइडिया सूझे। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। अब 12वीं हो गई आपकी, अच्छे मार्क्स मिल गए आपके, आपने COEP में दाखिला ले लिया, एडमिशन ले ली। अब 4 साल आपको उस कॉलेज में निकालने हैं। 4 साल में आपको 8 एग्जाम देनी पड़ती है। सेमेस्टर पैटर्न है, इसलिए आजकल देखो अपना BSc भी सेमेस्टर पैटर्न हो गया, MSc भी सेमेस्टर पैटर्न होगा, सब तरफ सेमेस्टर पैटर्न का ही जलवा है। और सेमेस्टर पैटर्न जानलेवा होता है, क्योंकि एक एग्जाम नहीं होती तो दूसरी एग्जाम सर पर बैठ जाती है, वो नहीं होती तो तीसरी सर पर आ जाती है। मतलब एक एग्जाम का रिजल्ट मिलता नहीं कि दूसरे एग्जाम का टाइम टेबल आ जाता है। तो ये है सेमेस्टर पैटर्न। अच्छा, बुरा हो भला हो, हमें कुछ करना नहीं, हमें तो देना ही है, आवाज नहीं उठा सकते हम। तो ऐसा समझो कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। अब 4 साल का कोर्स है वो, लेकिन उसमें 8 एग्जाम्स होती है। कितनी? 8 एग्जाम्स होती है। अब 8 एग्जाम्स हो गई, उनको हम सेमेस्टर कहते हैं। सेमेस्टर 1 में आप नए थे, पुणे गए, मन नहीं लग रहा था, साथी दोस्त छूट गए थे आपके, बराबर है ना, साथी दोस्त छूट गए थे आपके, इसलिए मन नहीं लगा, इसलिए आपको सेमेस्टर 1 में बहुत ही कम मार्क्स मिले। कितने मिले? 42%। घर वालों की याद आ रही थी, दोस्तों की याद आ रही थी, बिछड़ गए थे दोस्त, जो साथ में चाहिए थे वो साथ में नहीं आए, इसलिए हमें थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, मूड नहीं लग रहा। 42। अब सेमेस्टर 1 होते होते हमारे दोस्त मित्र बन गए वहाँ पे। अब वहाँ पे हमें आदत हो गई रहने की, नए दोस्त बना लिए हमने, अब मन भी लग गया और थोड़ा सा आइडिया भी आ गया करना क्या है, इसलिए सेकंड सेमेस्टर में हमें थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिल गए। इसी तरह से सेमेस्टर बाय सेमेस्टर हमारा मन लगते गया, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे परसेंटेज मिल गए। जिस सेमेस्टर में हमने अच्छा मार्क्स मेहनत किया, अच्छे मार्क्स मिले, जिस सेमेस्टर में हमने मेहनत नहीं की वहाँ पे हमें कम मार्क्स मिले। तो यहाँ पे मिले मुझे 70। सेमेस्टर 4 है ये, इसमें मिले मुझे 62। सेमेस्टर 5 है, इसमें मिले मुझे 58। सेमेस्टर 6 है, उसमें मिले मुझे 39। सेमेस्टर 7 है, उसमें मिले मुझे 81। एंड सेमेस्टर 8 है, उसमें मिले मुझे 59। अब वैरी होते हैं, कभी कभार पेपर डिफिकल्ट आता है, कभी कभार पेपर इजी आता है, तो परसेंटेज जो है हर साल एक जैसे नहीं मिलते, कभी ज़्यादा मिलते तो कभी कम मिलते हैं। अब ऐसे कम ज़्यादा आपको मार्क्स मिले हैं 8 सेमेस्टर के। अब सेमेस्टर हो गया आपका, आपकी एग्ज़ाम भी हो गई, आपको रिजल्ट भी मिल गया। अब आपका जॉब सर्च करने का समय आ गया, और जॉब सर्च करने के लिए अब आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग जगह पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब इंटरव्यू जब होगा आपका, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ तुम्हारे परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है। अब अगर आपने बोला, लंबी सांस ले ली, सर आई गॉट 42% इन सेमेस्टर 1, 63% in semester 2, 70% in semester 3, 62 in semester 4, अगर इतना लंबा चौड़ा भाषण दोगे तो क्या वो इंटरव्यू लेने वाले ये सारी बकवास सुनने के लिए वहाँ पे बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। अब इतना लंबा चौड़ा भाषण अगर आप दे रहे हैं, 8 सेमेस्टर के परसेंटेज आप बता रहे हो, तो फिर वो सुनने के लिए उनके पास उतना टाइम नहीं है। हम बेकार हैं, वो तो बेकार नहीं है, उनको तो फटाफट इंटरव्यू लेना है और अब छुमंतर होना है, उनको कम समय में आंसर चाहिए। अब क्या करेंगे वो? अब आप अगर एक एक सेमेस्टर के मार्क्स गिनाते बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। अब क्या करते हैं आप ऐसे वक्त? और आपका भी मुंह दुखेगा,
जितना ज़्यादा बोलेगा उतना ज़्यादा अपना मुंह तकलीफ देगा। अब आप क्या करते हो, आप सारे परसेंटेज की सम करते हो, सारे परसेंटेज की सम करते हो, और सम करके समझो अब ये सम कितनी आती है मेरे को पता नहीं है, हम कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, मैं भी तुम्हारे जैसा थोड़ा सा आलसी हूं। ऐसा समझो कि ये सारे के सारे परसेंटेज की सम कितनी आती है। चलो भाई, मैं अगर आलसी बना करूंगा तो आप भी आलसी बन जाओगे, हम कैलकुलेट ही कर देते हैं। कितना, 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 2 29 + 3 कितना होता है 32, 34, 5 3 8 होता है, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 24 30 37 43 एंड ये 43 + 4 कितना होता है रे 47, 474। ये टोटल परसेंटेज की सम आई, और आप इसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सेमिस्टर से, मतलब कितना 8 से, बराबर है। अब ये एवरेज निकालते हो आप, आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स परसेंटेज का आप एवरेज निकालते हो, तो सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेमेस्टर। आपने कई बार निकाला है, ये आपको मालूम है, एवरेज निकालने की तरकीब मालूम है, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेमेस्टर। बताओ मुझे अब कैलकुलेशन करके, 8 6 48 बचे 2 और 8 3 24। तो आपको कहीं पर भी 63 मार्क्स नहीं मिले थे, हाँ एक बार मिले हैं, आता योगायोग समझायचा हा। आपको किसी भी सेमेस्टर में 63% नहीं मिले थे, फिर भी आप बता रहे हो सीना तान के कि आई गॉट 63%, आई गॉट फर्स्ट क्लास इन इंजीनियरिंग। तो ये जो परसेंटेज आप बताओगे ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताओगे और सामने वाला भी भरोसा करेगा। और एक समय में, एक सेकंड के अंदर आप आपका परसेंटेज बता दोगे, और एक सेकंड के अंदर आपकी काबिलियत क्या है वो भी उनको पता चल जाएगी। भाई बच्चा फर्स्ट क्लास है, 63% है, ये काम का बच्चा है, ले लो इसे, यू आर सिलेक्टेड। तो ऐसा वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से जब अलग अलग परसेंटेज होते हैं एग्जाम में, तो सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सारे परसेंटेज का एवरेज निकालते हैं। वैसे यहाँ पे HCl है, HCl के ढेर सारे मॉलिक्यूलर मासेस अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम एवरेज की बात करते हैं, बराबर है। यहाँ पे भी हमें फिर एवरेज एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। एटम्स को आइसोटोप होते हैं, अलग अलग मास वाले आइसोटोप होते हैं, तो फिर हम उन एटम के मासेस को नहीं लेते, हम वहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए एटम्स के एवरेज एटॉमिक मास को लेते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज अबंडेंस को समझना है। आपको ये समझ में आया? तो हमने परसेंटेज हर एक सेमेस्टर के नहीं बताया, हमने एवरेज करके बताया। ये हमारे लिए भी आसान है और सामने वाले लोगों के लिए भी आसान है। कम समय में हमारे परसेंटेज उनके पास गए, कम समय में उन्होंने हमारी एबिलिटी चेक कर ली, हम लायक है कि नालायक है वो देख लिया उन्होंने। 63% इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी बात होती है, तो 63% है मतलब ये आदमी काम का है, वो आपका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। अब ये एवरेज जो है वो सही नहीं है, उतने परसेंटेज आपको कभी मिले नहीं है, फिर भी आप उतने परसेंटेज बता रहे हो, और सब लोग ये मान लेते हैं कि चलो भाई एवरेज है, और एवरेज को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे यहाँ पे ढेर सारे टाइप के एटम्स है एक ही एलिमेंट के, तो हम मास क्या लेंगे, उस एटम का मास क्या लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटम के मासेस का भी एवरेज लेना पड़ेगा, अगर उस एलिमेंट को आइसोटोप्स है तो हाइड्रोजन को आइसोटोप्स है 3, एक का मास है 1, एक का मास है 2 और एक का मास है 3, तो हम हाइड्रोजन का मास क्या लेंगे, हम तीनों के मास का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, देखो यहाँ पे मुझे ईच एंड एवरी सेमेस्टर का परसेंटेज मालूम होना जरूरी है, और दूसरी बात ये कि मुझे नंबर ऑफ सेमेस्टर्स मालूम होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें मालूम हैं तो मैं परसेंटेज का एवरेज निकाल सकता हूँ। वैसे मुझे अगर एटम के मासेस का एवरेज निकालना है तो सबके मुझे मासेस मालूम चाहिए, बराबर है। तो H11, H12, H13 मुझे तीनों के मासेस मालूम है, बराबर है। तीनों के मासेस तो मालूम है, लेकिन अब मुझे H11 के कितने एटम्स है, H12 के कितने एटम्स है, H13 के कितने एटम्स है, ये अगर मालूम नहीं रहा तो मैं एवरेज नहीं निकाल सकता। एवरेज निकालने के लिए मुझे हर 100 एटम में
कितने H11 के एटम हैं, हर 100 एटम में कितने H12 के एटम्स हैं, हर 100 एटम में कितने H13 के एटम्स हैं, ये मालूम होना जरूरी है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एबंडेंस, मतलब उपलब्धता हमें मालूम होनी चाहिए कि हर 100 हाइड्रोजन एटम में H11 के कितने हैं, H12 के कितने, H13 के कितने एटम्स हैं। ये अगर मुझे मालूम रहा तो मैं उसे कहूँगा परसेंटेज अबंडेंस। हर 100 एटम में इसके कितने, उसके कितने, उसके कितने। चलो ऐसा समझो कि मैंने 100 हाइड्रोजन के एटम पकड़ लिए एट रैंडमली, और 100 हाइड्रोजन एटम में से मैंने देखा कि 98 एटम है H11 मास वाले। 100 एटम मैंने पकड़े, 100 में से 98 एटम मुझे किसके मिले, H11 के मिले। एक एटम मिला H12 का और एक मिला H13 का। तो 100 एटम की संख्या मुझे मालूम है, टोटल एटम की संख्या मालूम है और हर एटम का मास मालूम है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, उनका एवरेज निकाल सकता हूं। तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, हाउ टू नो द परसेंटेज अबंडेंस, वो हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का। हम नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन परसेंटेज अबंडेंस ये देख लेंगे। बहुत ही आसान सी टेक्निक है। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर का। वो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, मैं आपको कल मिलता हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल के लेक्चर में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।